नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे आप लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट आपने इसको इस नाम से नहीं पढ़ा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा नाम से नहीं पढ़ा है, आपने इसको पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से आपने इसको पढ़ा है। देखिए क्या है स्टेटमेंट और इसको किस तरह से हम क्वेश्चंस में काम मिलेंगे, इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, चलिए इन सब बातों का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्या दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that a is equal to bq plus r। अब देखिए यहां इस तरह से बताया गया कि a and b अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जहां पर a को डिविडेंड और b को क्या माना गया है, डिवाइजर माना गया है। उन्होंने कहा है कि जब a डिवाइड बाय b, a को हम b से डिवाइड करते हैं तब हमें दो यूनिक इंटीजर q एंड r मिलते हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। एंड प्रॉपर्टी क्या है, a इज इक्वल टू bq प्लस r। a इज इक्वल टू bq प्लस r ये है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जो आप बचपन से छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर रिमाइंडर के बारे में एक चीज बताई गई कि जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर 0 से बड़ा और b से छोटा है, और b क्या है, डिवाइजर। दैट मींस रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर b, जो आपका b डिवाइजर है उससे। यानी कि जब भी हम a को b से डिवाइड करेंगे तो यहां पर q जो है क्वोशिएंट आएगा एंड रिमाइंडर r आएगा, एंड इट इज 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, बट इट शुड बी लेस देन, क्या होना चाहिए, b से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन योर डिवाइजर, जो आपका डिवाइजर है b उससे ये छोटा आएगा। जैसे अगर ये 5 है, लेट्स से b इज 5, तो b अगर 5 है तो रिमाइंडर क्या क्या वैल्यू ले सकता है, रिमाइंडर वैल्यू ले सकता है 0 1 2 3 4। इस तरह से आपके पास नंबर हो सकते हैं। यानी कि एक नंबर मैं आपको यहां लिख के दूं, देयर इज अ नंबर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 4, तो 4q प्लस r, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, r की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, देन r इज 1 2 3, बस r जो है 0 1 2 3 चार वैल्यू ले सकता है, क्योंकि ये आपके डिवाइजर, जो डिवाइजर यहाँ 4 है उससे छोटा होगा, और वो एक ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। देखिए एग्जांपल से हमें समझा गया कि कंसीडर ए नंबर 23 एंड 25 एंड इसको डिविडेंड इसको डिवाइजर मान रहे हैं। सॉरी, कंसीडर ए नंबर 23 एंड 5, हम एक नंबर ले रहे हैं जहां 23 डिविडेंड है और 5 डिवाइजर है। 23 को हम डिविडेंड मान रहे हैं, 5 को हम डिवाइजर मान रहे हैं, 4 क्या आएगा क्वोशिएंट और 3 क्या आएगा रिमाइंडर। और अगर इस चीज को इससे कंपेयर करें, यानी इस वाली चीज को अगर इससे कंपेयर करें तो ध्यान से देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 23, b इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 4, r इक्वल टू 3। क्या यही चीज हमें मिल रही है? बिल्कुल यही चीज हमें मिल रही है यहाँ पर ध्यान से देखने पे। तो बाय कंपैरिजन वी विल हैव a 23, b 5, q 4, r 3, और ये जो है 3 जो है 5 से छोटा भी है। एक सिंपल सी मैथमेटिक्स यहाँ पर आपने देखी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, लाइकवाइज आप ऐसे बना सकते हैं। जैसे आपको जैसे 50 है, 50 डिवाइड बाय मान लीजिए 7, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 50 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि जो रिमाइंडर है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, 0 से लेके b तक। चलिए, तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे आप बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं। और आपको चीज मैं आपको बता दूं कि रिमाइंडर जो है कभी नेगेटिव नहीं होता। बाई चांस अगर रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है तो उसे हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और आपको पूछ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सपोज -50 डिवाइड बाय 7, और अब आपसे कोई रिमाइंडर पूछ ले तो आपको इसको किस तरह से करना होगा, ध्यान दीजिए, इसे हमें लिखना होगा -50 इज इक्वल टू, वैसे तो देखो a एंड b, यहां जो हम ये लेमा पढ़ रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है। मतलब ये इस लेमा से मैं रिलेट नहीं कर रहा, बट एक इन जनरल एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, स्कूल एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि -50 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो उस केस में रिमाइंडर हमें नेगेटिव नहीं देना। बहुत सारे बच्चे इस तरह से आंसर बोल देते हैं कि सर ये आपका -1 इज द रिमाइंडर। बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर आप खुद सोचिए, रिमाइंडर क्या होता है, दैट इज समथिंग जो बाद में बचा है। अब बाद में बचा है उसकी कुछ तो वैल्यू होगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 कुछ तो होगा, नेगेटिव में तो कुछ बचा हुआ चीज होती नहीं है। तो इसे हमें करेक्ट वे में इस तरह से लिखना पड़ेगा, दिस विल बी 7 इंटू -8 एंड आफ्टर दैट +6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू, यहां पर आपके पास क्या था, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास क्वेश्चन क्या है, 7, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 7 है, क्वेश्चन यहाँ पे -7 है ना, तो इसको आप चाहें तो चेंज कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में जब आप -7 क्वेश्चन ले रहे थे तब ये रॉन्ग आ रहा था, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा था, नेगेटिव। बट इस केस में आप ध्यान से देखिए, रिमाइंडर जो है क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव। तो हमें ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे तो आप नोट करके लिख सकते हैं कि रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। नोट कर लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नोट करके आप लिख सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन के आंसर पूछे जाए तो आपको इस तरह से आंसर देना पड़ेगा। अब मान लीजिए बाई चांस आप ये नहीं सोच पा रहे हैं, तो आपका आंसर अगर नेगेटिव आ भी जाता है तो पॉजिटिव किस तरह से करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी आपको बताया कि -50/7, मान लीजिए किसी बच्चे ने जल्दीबाजी में, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया और जल्दीबाजी में आंसर -1 दे दिया, बट उसे तुरंत बाद में पता चला कि -1 जो है ये तो हो नहीं सकता। तो फिर आप बाद में उसमें अपना डिवाइजर ऐड कर दीजिए। जैसे इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि अगर बाई चांस नेगेटिव आ भी जाता है, आपको उसको करेक्ट करना है, ऐड द डिवाइजर एट लास्ट। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि -52 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए, एक नॉर्मल बच्चा सोचता है कि यार 11 की टेबल बोलते हैं, 11 की टेबल कितना हो गया, 11 4 जा 44, अगर इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो 44 ये -8, ये आंसर आपको -8 दे देगा, ठीक है।
अब -8 तो फिर तुरंत आपको ख्याल आया कि -8 तो हो नहीं सकता, तो ऐड द डिवाइजर, इसमें डिवाइजर ऐड कर दीजिए, तो डिवाइजर क्या है 11 ऐड कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की ओर, और वो क्या होता है और उसके क्या एप्लीकेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब लेते हैं अपन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए नोट हो गया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ध्यान से देखिए। इट इज एन एफिशिएंट मेथड फॉर कंप्यूटिंग द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। दैट मींस जीसीडी हो गया आपका एचसीएफ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये एक मेथड है जिसके द्वारा हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए एचसीएफ फाइंड करने के आपको बहुत सारे तरीके आते हैं, जिसमें एक मेथड ये भी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये चीज हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, to obtain the HCF of two positive integers say C and D, we are using the following step। C and D दो नंबर है और उनका हमें क्या पता करना है, HCF, HCF पता करना है। अब यहां से क्या करना है, जहां C बड़ा है D छोटा है, तो एक को डिवाइजर मान लेते हैं, एक को डिविडेंड मान लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड किसे मानेंगे, बड़े नंबर को, C को डिविडेंड, D को क्या मान लेते हैं, डिवाइजर। ठीक है, नाउ अब कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं, फॉलो करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या है, देखिए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू सी एंड डी पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करें। मतलब जो आपने अभी अभी पढ़ा है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो अप्लाई करना है। ऐसा करने से हमें ये फॉर्मेट मिल जाएगा जहां रिमाइंडर जो आपका डिवाइजर डी है उससे छोटा होना चाहिए और जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के इक्वल है उससे बड़ा होना चाहिए। अगली बार अगर मान लीजिए रिमाइंडर जीरो आ जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाएंगे, पर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम फिर एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर अप्लाई करेंगे। तो वही लिखा है, इफ रिमाइंडर जीरो देन डी इज द आंसर, डी इज द एचसीएफ। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो डिवाइजर था वो एचसीएफ था, और रिमाइंडर जीरो नहीं आता है देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। इस बार नेक्स्ट स्टेप में डिवाइजर और रिमाइंडर पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। सेम कंटिन्यू दिस प्रोसेस रिमाइंडर इज अंटिल रिमाइंडर इज जीरो। इस प्रोसेस को जब तक चलाते रहेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता है, एंड द डिवाइजर एट द स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। और लास्ट में जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया, लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है वो हमारे लिए किसका काम करेगा, HCF का काम करेगा। लास्ट स्टेप का डिवाइजर किसका काम करेगा, HCF का काम करेगा। ठीक है, चलिए तो ये वाला जो है कॉन्सेप्ट अभी हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं, चाहे तो आप इन स्टेप्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप्स नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे आपको ये जो चीजें हैं ये एफिशिएंट वे में अप्लाई करना आ जाएगा। फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए HCF निकालने के तरीके तो हमें और भी आते हैं, बट इस बार मेंशन कर दिया गया है इसी तरीके से फाइंड करना है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही अप्लाई करना है। तो अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमसे बताया गया है कि एक नंबर को डिविडेंड एक नंबर को डिवाइजर मान लीजिए। तो लेट्स से हम इसे मान रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग एक नंबर को A और एक नंबर को B हमें मानना पड़ेगा। और यहाँ पर लेट हम मान रहे हैं A जो है डिविडेंड है 225 एंड B जो है हमारा डिवाइजर है दैट इज 135। एंड बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, वी विल हैव A is equals to BQ plus R where R is lie between 0 to B और 0 के इक्वल भी हो सकता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। सिंपली बात करें, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही चीज है जिसे हम बार बार नए नाम से बुला रहे हैं, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आसान चीज है। ध्यान से देखिए, 225 में अगर मैं 135 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, जैसे आपने लास्ट अगर स्लाइड में देखा हो तो ये वाली जो चीज थी डिविडेंड में, ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है और डिवाइजर क्या है 5, तो ये अगला जो आ जाता है क्वोशिएंट आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा ब्रेक करना नहीं आता है डिविडेंड डिवाइजर, तो आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन करने से आपको सब कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी, क्वोशिएंट क्या आया, रिमाइंडर क्या आया, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसको देखते हुए ये बनाना बड़ा आसान है। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसमें अगर आपसे पूछूं 135 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 90। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, किस तरह से बचा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने क्या किया है, 225 को डिवाइड किया है 135 से, क्वोशिएंट बचा। ठीक है, तो ये बचा क्वोशिएंट हुआ 1, रिमाइंडर बचा 90। अब हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 तो हमें पता चल गई। रिमाइंडर जीरो आया क्या, रिमाइंडर जीरो अभी नहीं आया क्योंकि रिमाइंडर क्या है 90। अब उन्होंने आपको बताया था, अगर आप स्टेज पे जाते हैं कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो जो डिवाइजर है वही आंसर है, पर अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो एक बार फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, बट किस पर, डी और आर पर। डी मतलब आपका डिवाइजर है, आर मतलब आपका रिमाइंडर है। डिवाइजर और रिमाइंडर पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। अब डिवाइजर और रिमाइंडर क्या क्या है, डिवाइजर तो है 135, रिमाइंडर है 90, इन पर क्या अप्लाई करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा इन दोनों पर अप्लाई करना है। मतलब अगली स्टेप के अंदर ये तो आपका डिविडेंड बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा तो बड़े नंबर को क्या मानना पड़ेगा, बड़े नंबर को क्या मानना पड़ेगा, डिविडेंड, और छोटे नंबर को क्या मानना पड़ेगा, छोटे नंबर को क्या मानना पड़ेगा आपको यहाँ पे, डिवाइजर। 90 ये आपका हो गया, मतलब 135 में 90 का डिवाइड देना है। तो कुल मिला के अगर इसकी बात करूं तो अब आपको यहाँ डिवाइड किसमें देना है, 135 में, 135 में डिवाइड देना है। कितनी बार डिवाइड जाएगा 1, और अब कितना बचेगा रिमाइंडर 45। बोलो इस बात को भी एग्री करते हैं, यस 90 का डिवाइड इसमें 1 टाइम जाएगा, 45 रिमाइंडर बचेगा। अभी भी रिमाइंडर जीरो आया क्या, अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, मतलब एक बार इस प्रोसेस को फिर लगाना पड़ेगा। और आपको प्रोसेस नेक्स्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइजर और रिमाइंडर को हम आगे लेते चलते हैं। तो इस बार डिवाइजर क्या था 90, रिमाइंडर क्या था 45, तो अब इन दोनों को अप्लाई करना है। चलिए, तो डिवाइजर और रिमाइंडर को हमें फॉर्मूला लगाना है, तो बड़े नंबर को हमेशा डिविडेंड, छोटे को डिवाइजर मान लीजिए। ठीक है, ये यहां पर ध्यान दीजिए, इस स्टेप का डिवाइजर अगली स्टेप का डिविडेंड बन जाएगा, इस स्टेप का रिमाइंडर अगली स्टेप का
क्या बन जाएगा, डिवाइजर। ऐसे ये 45 यहाँ आ जाएगा। अब इसका डिवाइड इसमें दो, तो ये जाएगा 1, सॉरी ये हो जाएगा 2 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, इस प्रोसेस को हम एंड कर देंगे। देखिए आपको बार बार क्या लगाना पड़ रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ लगाया, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर वो लगाते रहते कब तक, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। देखिए हमारी किस्मत ठीक थी कि 1 2 3 स्टेप में आंसर आ गया। कई बार ये 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आएगा, कई बार ज्यादा भी हो सकती है ना, पर इस बार 3 स्टेप्स में ही आंसर आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, हमने आपसे कहा था कि इफ रिमाइंडर इज 0 देन लास्ट डिवाइजर इज द आंसर। आखिरी बार डिवाइड किससे किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो 45, देन लास्ट डिवाइजर, आखिरी बार हमारा जो लास्ट डिवाइजर था वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट डिवाइजर इज द 45 एंड दिस इज द HCF। बात समझ में आ रही है। हमारे आखिरी बार देखिए डिवाइजर हमारा यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ भी बदल रहा है, यहाँ बदल रहा है। तो लास्ट टाइम जो डिवाइजर था, यानी कि जब रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप का डिवाइजर हमें देखना है। तो रिमाइंडर 0 देन लास्ट डिवाइजर भी नहीं लिखे तो भी डिवाइजर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये समझाने के लिए केवल लास्ट डिवाइजर, देन डिवाइजर इज 45, ठीक है। रिमाइंडर 0 कब आया, व्हेन डिवाइजर इज 45। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, व्हेन डिवाइजर इज 45, व्हेन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ r is 0 when divisor is 45 and 45 is the HCF, तो हमारा इस क्वेश्चन का जो HCF है वो हो जाएगा 45। बात क्लियर है। तो कई बार ये आपको 1 2 3 स्टेप में मिल जाएगा, कई बार आपको स्टेप ज्यादा बार भी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। ये आपका हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा से लॉन्ग डिवीजन करते हुए आपने इसको आंसर दे दिया। अब देखिए ये ही मेथड हम छोटी क्लास में भी सीखते थे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो छोटी क्लास में हमें इस मेथड को अप्लाई करना बताया था, बट हमें कुछ दूसरे तरीके से बताया था। अभी मैं आपको याद दिलाता हूं, ठीक है, कैसे बताया था, ध्यान से देखिए। हमें बताया गया था कि ये हम ले लेंगे 225 और ये हो गया आपका 135, ठीक है। अब डिवाइड पहले दिया 1, ये हो गया 135, अब ये बचा 90। तो अगली स्टेप में आपको अगर याद आ रहा हो तो ये 135 यहां आ जाता था, ये 135 यहां आ जाता था, ये हो गया 135 और इधर भी डिवाइड कितनी बार जाएगा, अगेन 1, ये बचेगा 90, ये बचा 45, ठीक है। और अगली स्टेप में ये 90 यहां आ जाता था, ठीक है, याद आ रहा है। इस बाय को ओपन थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर 90 आ जाता था, ठीक है, यहां लिख देते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसके बाद ये देखिए 135 यहां आ गया, ये वाला 90 यहां आ गया। अब डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 जा, और अब ये है डिवीजन खत्म हो गया। तो जो लास्ट डिवाइजर था, आखिरी बार हमारा जो डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर इज द HCF। क्या आपको ये प्रोसेस जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे ये चीज याद आ गई। इसी चीज को इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज भी क्लियर है, आप इसे भी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे। और फिलहाल आपको ये चीज आनी चाहिए कि किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके हम आंसर लाते हैं जब तक रिमाइंडर क्या नहीं हो जाए, 0। यानी कि ये जब तक पूरा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, ये जो लॉन्ग डिवीजन है इसको चलाते रहेंगे। ये डिवाइजर यहाँ डिविडेंड बन जाएगा, जैसे ये डिवाइजर यहाँ डिविडेंड बन गया, ये वाला यहाँ बन जाएगा, ये वाला यहाँ बन जाएगा, ऐसे ये सो ऑन चलता रहेगा। कई बार 3 स्टेप में, कई बार 4 स्टेप में, कई बार 5 स्टेप। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ सकता है कि सर अगर ये 2 नंबर की जगह 3 नंबर होते तो क्या करते। सपोज आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया होता कि फाइंड द HCF ऑफ दिस, फाइंड द HCF ऑफ 135 225 एंड एक नंबर और ले लीजिए 350, ठीक है, 360, इस तरह से होता। तो आप क्या करते इस जगह पर, तो इस जगह पर हमें क्या करना पड़ता, इन दोनों का HCF निकालेंगे, किससे, इसी मेथड से। फिर जो आंसर आएगा, आंसर क्या आया अभी, आंसर अभी आपको बताइए 45 आया, उस 45 को इसके साथ 45 को 360 के साथ फिर सोल्व करेंगे। मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि 45 विद 360 एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हम ऐसा मान के चलेंगे कि 45 कोमा 360 एक क्वेश्चन और है। तो जब भी 3 नंबर आ जाए पहले इन दोनों पे यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे वाले के साथ, जैसे आंसर 45 आया, ये है ना आंसर, तो उसको तीसरे वाले के साथ एक नया क्वेश्चन अज्यूम करके स्टार्ट कर देंगे वापस सेम प्रोसीजर। यानी कि 360 को क्या मान लेना, डिविडेंड, और 45 को क्या मान लेना, डिवाइजर, और फिर एक बार स्टार्ट कर देना इसी कार्यक्रम को, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर्स के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं ये चीज भी हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है। हमें आना चाहिए कि 3 नंबर्स के लिए किस तरह से अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप थ्योरेटिकली जाएं तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चीजें सब पड़ी हुई है और हमें आसानी से इनको अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है और उस पर किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, उसका क्या स्टेटमेंट होता है। देखिए किस तरह से बताया गया है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर डिकम्पोजिशन इज यूनिक। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जैसे कंपोजिट नंबर है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में हम ब्रेक करेंगे, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये यूनिक होंगे। यूनिक मतलब 2^3, 3^2, 5^2, 7^1, इसी से ये नंबर बन सकता है। ये एक यूनिक प्राइम है और इनकी पार्ट्स भी यूनिक है। एंड इसमें आगे बताया गया है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। यस, अब इनका ऑर्डर जरूर आप चेंज कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे आप इसको इस तरह से जरूर लिख सकते हैं, ऑर्डर अगर आप इनका चेंज करना चाहें तो पहले 3^2 लिख दिया, फिर 5^2 लिख दिया, इस तरह से आप जरूर लिख सकते हैं। बट ये यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर 2 पे 3 पावर लगाई जाए, 7 पे 1 पावर लगाई जाए, 5 पे 2 पावर लगाई जाए और 3 पे 2 पावर लगाई जाए तो यही नंबर बनेगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो इस तरह से बताया गया है। Thus we express the composite number this as the product of parts of prime in ascending order and their decomposition unique। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम इन्हें ascending order में जमाना चाहिए और ये जो डिकम्पोजिशन है ये यूनिक हो सकता है, ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात हमें यहाँ पे बताई गई है। आप किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन अगर आप लिखते हैं तो उसे आप इसी तरह से लिख पाएंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ध्यान दीजिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेने वाले हैं और एग्जाम्पल में बताया गया है, जैसे मान लीजिए नंबर है 900, तो 900 क्या हो जाएगा 2^2,
है ना। पहले अपन 100 को अगर लिख लेते हैं तो 2 रेज़ पावर 2 5 रेज़ पावर 2 हो गया, और 9 को लिख लेते हैं तो 3 रेज़ पावर 2 हो गया। इस तरह से ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है और ये केवल 900 को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक बेसिक सी बात थी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में बताई गई थी, इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सबसे पहले तो आपके होमवर्क क्वेश्चंस, एंड होपफुली आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो आप करके लाए उनके आंसर मैच हो रहे होंगे। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या होता है, एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो प्रोसेस है उससे हम एचसीएफ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये चीज भी हमने डिस्कस की है। चलिए, तो यहां हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। नाउ अब हम डिस्कस